हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। एसएससी का हमारा जो मॉक टेस्ट चल रहा है, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का दूसरा मॉक टेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सीरियसनेस को बढ़ाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो इससे बेहतर नहीं होगा। चलिए काम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, अगर मैं बात करूं आपसे तो चारों सेंटर्स की मैं आपसे डिटेल में बात कर चुका हूं। करीब करीब 30 प्लस सेशंस ज्योमेट्री के ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप उनको देखिए, क्योंकि चारों सेंटर्स में से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एसएससी का आप सिलेबस देखिए तो उन्होंने प्री के लिए पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन कर रखा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि स्पेसिफिक बना रखा है। और मैंने भी क्या कोशिश की कि मॉक टेस्ट को मैं उसी तरह से प्रिपेयर करूं। जरा देखिएगा, ट्रायंगल एबीसी अगर आप पूरी क्लासेस देखते हैं, बहुत ढंग से समझते हैं, तो ये आपको ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा। केंद्रक अगर मैं बात करूं, आपको पता है केंद्रक के लिए क्या चाहिए, आपको मीडियंस की सारी बातचीत पता होनी चाहिए। अब देखिए, उसकी भुजाएं ए बी, बी सी, ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 24 सेंटीमीटर है, और ये जो बच गया वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। आपको पता है तीनों वर्टेक्सेस से सामने वाली साइड को अगर हम दो बराबर भागों में बांटें तो वही मीडियन है, और जहां पर तीनों मीडियंस मिलती हैं वही आपका क्या कहलाता है बताइए? जी। ये सारी डिटेल में बातचीत में कर चुका हूं, तो अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में बात करूंगा आपसे। इसने आपसे क्या पूछा? इसने पूछा कि जी, तो उसने बोल दिया कि जी यहां पर सेंट्रोइड है, लेकिन इसने पूछा है बी और जी, सेंट्रोइड कहीं ना कहीं यहां पर होगा अंदाजे से। उसको इस जी से क्या मतलब है? उसको मतलब है यहां पर, अब चूंकि सेंट्रोइड की बात हो रही है तो मैं ये मीडियन बनाता हूं पूरा, इसको मैं नाम डी दे देता हूं। आपको बहुत अच्छे से पता है, एक प्रॉपर्टी मैंने सिखा रखी है कि कभी भी इस तरह की बात होगी तो ये बी जी और जी डी 2:1 में आएंगे। आप बहुत आसानी से बीडी की साइज निकाल सकते हैं। बीडी को निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, लगभग सारी चीजें हम कर चुके हैं। ये जो मीडियन है इसकी साइज कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि इसके बाजू वाले, जिस वर्टेक्स से निकल रही है उसके बाजू वाले दोनों साइड्स का स्क्वायर कीजिए। अब मैं यही लिख देता हूं, तो मैं बात करूंगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ। ट्वाइस ऑफ किसके? एक तो ये जो आपका ये जो मीडियन है उसका स्क्वायर करो, यानी कि बीडी स्क्वायर। मैं मानता हूं उसने बीजी पूछा है, लेकिन बीडी अगर आ जाएगा तो उसका 2/3 तो बीजी हो ही जाएगा ना। तो बीडी स्क्वायर प्लस क्या करते हैं बताइए? एसी स्क्वायर। और एसी स्क्वायर का मतलब क्या होगा बताइए? एसी बटा 2। एसी बटा 2 यानी एसी बटा 2 यानी 25/2 का स्क्वायर। एसी नहीं, इसके आधे का स्क्वायर। और ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी करा चुका हूं। अब यहां अगर हम बातचीत करें तो ध्यान दीजिएगा, ये 49 है, ये 576 है, इनको जोड़े तो 625 बनता है। 625 दो इधर ले आता हूं मैं, इस दो को काटकर मैं इधर ले आऊं तो क्या बनेगा बताइए? 625/2। इधर बात करूं तो क्या रहेगा बताइए? बीडी स्क्वायर। और यहां मैं बात करूं तो ये बनेगा 625/4। आपको मतलब किस चीज से है? एक बार अगर बीडी निकल जाए तो क्या करें बताइए? मैं यहां लिख देता हूं, अगले पेज पर इसी जगह पर काम हो जाएगा आराम से। 625/2 माइनस 625/4, यानी कि ये बना 625 बटा क्या बताइए? 4। 4 आप देख पा रहे हैं, कॉमन करेंगे तो ये 4 4 बनेगा, दुगुना बनेगा, इसके दुगने में से एक गुना घटेगा तो यही बनेगा। और बराबर क्या होगा बताइए? बीडी स्क्वायर। अगर मैं बीडी निकालने की कोशिश करूं तो क्या बनने वाला है बताइए? इसका रूट करना पड़ेगा, यानी कि बीडी निकल कर आएगा 25/2। 25/2, लेकिन आपको बीडी नहीं चाहिए, बीडी का भी क्या चाहिए? 2/3 चाहिए, क्योंकि आपसे बीजी पूछा गया है। तो 25/2 का 2/3, 2 से 2 काट दीजिए, 25 में 3 से डिवाइड कीजिए, 8 1/3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर रिटर्न वर्क बहुत ही कम होगा। इस
ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा था कि आपको बीजी चाहिए, यानी वर्टेक्स बी से जो मीडियन बनेगी वो होगी, यानी कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी इन्हीं के तो स्क्वायर करने पड़ेंगे ना, क्योंकि बी से जो वर्टेक्स से मीडियन बनेगी उसके बाजू में ए से बी और बी से सी तो होगा, और जो बच गया उसके आधे का स्क्वायर। ये पूरी थियरम मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है, बहुत ही डिटेल के अंदर जाना है आपको, इसकी डिटेल में आप जा सकते हैं सेशंस के अंदर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये सब आपके सामने काट पीट करके हमें बीडी मिल गया, और बीडी मिल गया तो उसका 2/3 ये आपका बीजी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पर आइएगा। देखिए 60 मीटर ऊंचे खंबे, खंबे की अगर बात होती है तो हमें याद आता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस के एक और खड़े दो व्यक्ति, तो खंबा जो है वो 60 मीटर ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा खंबा है, और उसके एक ही साइड में दो व्यक्ति हैं, तो या तो उसको राइट में रख लो या लेफ्ट में रख लो। अब मैंने इधर बना लिया तो मैं इधर रख लेता हूं। दो व्यक्ति खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं। तो जरा देखिए सभी लोग, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के 5 सेशन ले रखे हैं। ये तो 90 डिग्री होता ही होता है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक एंगल तो हमें 90 रखना ही पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो ये तो 90 है ही है। दो लोग हैं इस खंबे के, ये खंबे की हाइट है 60 मीटर, दोनों एक ही बाजू में है, तो आपको पता है ये दो लोग रहे। अगर दूर है तो एंगल छोटा होगा, और जितना पास है एंगल उतना क्या होगा बताइए, बड़ा होगा, और पास है तो 90 हो जाएगा। दो लोग इस तरह से खड़े हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप से बन रहा है वो कितना है, 30 और 60 है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको दोनों के बारे में बता रखा है, और मैंने कहा हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन भूल जाते हैं, एक ही बात है, हम हमेशा उसको ऊपर से नहीं नीचे से बना सकते हैं। डिटेल में जाने के लिए मैं बार बार कहूंगा सेशंस में जाना चाहिए। इधर देखिए, दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति यहां खड़ा है, मान लीजिए इसका नाम एक्स है, और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो इस टॉप को देख रहा है, और एक व्यक्ति यहां खड़ा है जिसको वाई बोल सकते हैं, उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितनी दूरी है। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता उनके लिए टफ हो सकता है। आपको मैंने क्या सिखा रखा है, ये एक बार इसकी बात कीजिएगा, सिर्फ मैं इसकी बात करूं यहां पर, ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है। अगर मैं इसको नाम देना चाहूं ए एक्स वाई बी रख लो, कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वाई बी की बात करूं, ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 60 के सामने पता है, अगर मैं ये ट्रायंगल बात कर रहा हूं ए वाई बी के बारे में केवल, अगर आपको 60 के सामने पता है तो 30 के सामने क्या होगा बताइए, इस 60 के सामने जो है उसमें √3 से डिवाइड करना है, और 60 में √3 से डिवाइड करना है। 60 को क्या कह सकते हो, 20 × 3, क्योंकि √3 से डिवाइड करोगे तो 3 चाहिए आपको, तो आप इस 60 को क्या कह सकते हो, क्योंकि 60 में आपको √3 से डिवाइड करना है, तो 20 × 3, और इसमें √3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 20√3। क्या बनेगा, 20√3। तो ये वाई बी जो है, ये वाई बी जो है, ये वाली डिस्टेंस आपको मिल गई कितनी बताइए, 20√3। आप मेरी क्लासेस में जाइएगा, पिछली क्लासेस में हाइट एंड डिस्टेंस की, तो मैंने आपको प्रूफ करके बता रखा है कि ये दोनों दूरियां हमेशा 2:1 में होती है। ये मैंने प्रूवन अच्छे से बता रखा है। तो लेकिन वो 30 और 60 के केस में, अगर ये 20√3 है तो ये दुगना होगा, तो ये आंसर होता है 40√3। 40√3 इज द राइट आंसर। 40√3 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप समझ सकते हैं, अभी हम हर चीज की बारीकी में नहीं जा सकते। दूसरी बात, आप चाहें, वैसे तो यही बेस्ट तरीका है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, आप चाहें तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को देख सकते हैं, ए एक्स बी। आपको पता है 30 के सामने 60 है, अगर 30 के सामने 60 है तो फिर इसके लिहाज से ये पूरा 60 बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। और अगर 30 के सामने ये है तो 60 के सामने कैसे आएगा, √3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये पूरा की पूरा क्या होगा, 60 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा की पूरा 60√3 है, और ये वाला 20√3 है, तो ये जो गैप बचेगा वो क्या बचेगा, 60√3 - 20√3 यानी कि 40√3। लेकिन ये गलत है, ऐसे करने में टाइम ज्यादा लगता है, जब हमें पहले ही पता है कि ये दोनों गैप्स जो हैं इनका रेशो 2:1 है, और एग्जाम में आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न वर्क कम से कम करोगे तो ही फायदा होगा। चलिए अपन बात करते हैं। और मैंने आपको जैसा कई बार कहा, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं,
कि पिछला जो मॉक टेस्ट था उसकी वैरायटीज जो थी वो इसमें मैं रिपीट नहीं करूंगा। सिलेबस वही है बट वैरायटीज डिफरेंट होंगी। अगले मॉक टेस्ट में और डिफरेंट होंगी, अगले में और डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को लगता है कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में 6-7 तरह के बढ़िया प्रश्न बनते हैं, उन्हीं में से कभी ना कभी घुमाकर आता रहता है। तो मैं क्या करूंगा, 6-7 मॉक टेस्ट में हर मॉक टेस्ट में एक एक ले लूंगा। ऐसे टाइम एंड वर्क में एक एक ले लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस से ले लूंगा, परसेंटेज से ले लूंगा, एवरेज से ले लूंगा, ज्योमेट्री से 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं। प्री में 25 में से ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है ज्योमेट्री में 20-25 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, शानदार। तो 3-3 अपन हर पेपर में ले लेंगे। अलजेब्रा में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो सेलेक्टेड जो 15-20 क्वेश्चंस हैं। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या चाह रहा हूं कि हर पेपर में पिछले पेपर वाली चीज रिपीट नहीं होगी, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इस बहाने आपके पास सारी वैरायटीज कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा। ट्रेन ए किसी रुकी हुई ट्रेन बी को 50 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन्स अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक में, इट इज वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स। ट्रेन पोल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पर्सन को पार करे, दौड़ते आदमी को पार करे, खड़े आदमी को पार करे, आदमी और ट्रेन उल्टी दिशा में हो, आदमी और ट्रेन सीधी दिशा में हो, दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार करे, उल्टी दिशा में सीधी दिशा में, दो स्टेशंस अलग अलग हैं और उनसे उल्टी दिशा में ट्रेन चले, एक स्टेशन से अलग अलग टाइम पर सीधी दिशा में ट्रेन चले, ट्रेन रुक रुक कर चले, ट्रेन बिना रुके चले। ये तो ट्रेन की बात है। ऐसे ही नाव की बात होती है, ऐसे ही बस ट्रक इंसान की बात होती है। काफी बढ़िया चैप्टर होता है, वर्बली कर सकते हैं अगर आपने सीखा तो। और इसको मैंने बैंक वाले पार्ट में भी 10-11 सेशंस ले रखे हैं और रेलवेज में भी ले रखे हैं। तो बैंक वाले में मैंने एडवांस लेवल तक बहुत अच्छा करा रखा है। इसको देखो, किसी रुकी हुई ट्रेन बी को 50 सेकंड में पार करता है, यानी 50 सेकंड वो समय है जिसमें ट्रेन ए भी पार होती है और ट्रेन बी भी पार होती है। कोई रुकी हुई ट्रेन हमें ऐसे लगती है जैसे कोई वो प्लेटफॉर्म हो, और एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। कोई ट्रेन अगर खंबे को पार करना चाहती है तो उतना ही चलती है जितनी उसकी लंबाई है। यानी कि आपको मालूम चल गया, एक ही ट्रेन चलती है, 10 सेकंड में पोल को पार करती है, यानी खुद को पार कर लेती है, और 50 सेकंड में रुकी हुई ट्रेन बी को पार करती है तो ए और बी दोनों को पार कर लेती है। यानी कि 40 सेकंड के अंदर ये ट्रेन बी को पार करती है, और ट्रेन ए ही चल रही है, 10 सेकंड में खुद को पार करती है, 40 सेकंड में दूसरे को पार करती है। तो यानी कि अगर दोनों को पार करने में लगने वाला समय 4 गुना है तो लंबाइयां भी 4 गुना होनी चाहिए। ए की लंबाई 90 मीटर है तो बी की लंबाई 9 4 36 360 मीटर होगी। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। माफी चाहता हूं, डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि मजबूरियां हैं। मॉक टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, आप चैप्टर में जा सकते हैं, बट मैं इतना सा कह रहा हूं, जब एक ट्रेन अगर किसी रुकी हुई ट्रेन को पार कर रही है, रुकी हुई ट्रेन को, तो भी लंबाइयां तो दोनों पार हो रही हैं। तो दोनों पार हो रही हैं तब तो काम इसी ट्रेन का है। रुकी हुई ट्रेन को पार करी तो ये प्लेटफॉर्म की तरह है। तो 50 सेकंड में दोनों की लंबाइयां पार होती है, और खंबे को जब पार करती है तो 10 सेकंड में पार हो जाती है। यानी 10 सेकंड में खुद को और 50 सेकंड में दोनों को। तो दूसरी ट्रेन को कितने टाइम में पार करती है? 40 सेकंड के अंदर। और ये टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये दोनों चैप्टर में मैंने रेशो कंसेप्ट सिखाया है बहुत शानदार तरीके से। आप देखिएगा, आपको फायदा बहुत मिलने वाला है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए, एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ते हुए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे और उतरते हुए 3.25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल सकता है। एक तरह से ये बोट्स का सवाल है। आपने कहा बोट कहां आ गई यहां पर? पहाड़ी पर तो पानी होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप देखिए, चढ़ते हुए स्पीड कम है और उतरते हुए स्पीड ज्यादा है, क्योंकि जैसे हम बोट में बात करते हैं तो धारा के साथ स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि धारा सपोर्ट करती है। धारा के विपरीत स्पीड कम होती है क्योंकि वो विरोध करती है। तो पहाड़ में भी अक्सर ऐसा होता है। आपको पता है, स्पीड और टाइम में हमेशा उल्टे रिलेशन होते हैं, है कि नहीं? लेकिन शर्त यह है कि डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड होनी चाहिए। चल सकता है, यदि पहाड़ी पर किसी दूरी पर चढ़कर प्रस्थान बिंदु पर उतरकर वापस आने में कुल समय 4 घंटा 36 मिनट लगता है, यानी आना और जाना पूरा, तो व्यक्ति पहाड़ी पर कितनी दूर तक चढ़ा था? पहाड़ी की हाइट पूछी है। एक बार जरा देखिएगा, एक बार जो स्पीड आपकी वो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब आप उतरते हो तो आपकी स्पीड है 3.25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको 0.25 से काटूं या पॉइंट भूल जाऊं, जीरो लगाकर 25 से काटूं,
तो स्पीड आती है 10:13, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर घंटे से आप चले थे ऊपर और 3.25 किलोमीटर पर घंटे से आप आए थे नीचे। तो आपकी जो स्पीड है वो आपकी 10:13 में है। दूरी बराबर है, वही दूरी आप जाते हो और वही दूरी आप आते हो, तो उसमें आपको टाइम क्या लगता होगा? 13:10 में लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। एक बात बताइए, आपसे पूछा गया कि दूरी पूछी है, डिस्टेंस कैसे आती है? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर डिस्टेंस आती है। स्पीड तो दोनों तरफ पता है, जाने की भी आने की भी। टाइम निकाल सकते हैं हम। टाइम कैसे निकालें बताइए? टाइम 13 और 10 है मिलाकर के, रेशियो प्रपोर्शन आपको आना चाहिए। तो इसका जो हिस्सा है वो 13/23 है टोटल टाइम में से, और इसका हिस्सा कितना है? 10/23 टोटल टाइम में से, क्योंकि टोटल टाइम है 13 और 10 23। और टोटल टाइम कितना होगा जरा देखिए, टोटल टाइम दे रखा है 4 घंटा 36 मिनट। 4 घंटा 36 मिनट, 36 मिनट को अगर मैं चेंज करूं तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना चाहिए। तो 36/60 की जगह 12 से काटिए, 12 या 36, 12 5 60, यानी इतने घंटे होते हैं। और इसको मैं देखूं तो 23/5 घंटे होते हैं। तो 4 घंटा 36 मिनट को मैं कह सकता हूं 23/5 घंटे। तो 23/5 घंटे का इतना हिस्सा तो इसमें लगा और 23/5 घंटे का इतना हिस्सा इसमें लगा। अगर मैं यहां देखूं तो 13/5 घंटे का समय लगा, और यहां पर बात करूं तो 2 घंटे का समय लगा। आपको डिस्टेंस चाहिए थी तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, कई तरीके करने के इसको, नंबर ऑफ वेज, पता नहीं कितने तरीके सब सिखा रखे मैंने, लेकिन ये थोड़ा बेटर है, रेशियो से करते हैं तो अपन। डिस्टेंस आप चाहे तो इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकती है। इधर से देखूं तो जब 3.25 किलोमीटर से मैं उतर रहा था, जितना चढ़ा उतना ही उतरा, तो 3.25 किलोमीटर पर आवर से उतरने में मेरे को 2 घंटे लगे। तो 3.25 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जितना उतना मैं उतना ही चढ़ा भी था। चढ़ने में बात करूं तो 2.5 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। मैं इस स्पीड को 5/2 भी कह सकता हूं, 2.5 है। और इस स्पीड को इस समय से मल्टीप्लाई करूं तो डिस्टेंस आनी चाहिए, 5 से 5 काटू, 13 में 2 से डिवाइड करूं तो भी क्या आता है? 6.5 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस दोनों तरह से आ सकती है, बट ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर फिक्स्ड है, तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना क्या होगा? कम होगा। ये दोनों की स्पीड के रेशियो थे, 10 और 13 नजर आ रहे थे, टाइम 13 और 10 नजर आ रहा था। टाइम बहुत अच्छा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं करना चाहिए जो मैंने किया है। ये तो आपको सिखाने के लिए किया, किसी एक पार्ट से ही काम चल सकता था, इसकी जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ यहां बस 10 और 13 तो चाहिए था, 13 और 10, लेकिन इसको ही बांटना था। इसको बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी आंसर वही आता है, इससे भी आंसर वही आता है। मैं तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं इसलिए, वरना जरूरत क्या है? इतना ही बहुत था, इसी से पता लग जाता कि दूरी कितनी है, या इससे पता लग जाता दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी तो उतनी है ना, चढ़ने में जो दूरी थी वही उतरने में भी दूरी है। प्रश्न संख्या 5 पर आइएगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बट बहुत बार एग्जाम में आता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा दो बहुत ही बढ़िया थ्योरम्स हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इसे मैं कहूंगा वन आंसर है। सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए 1/sec स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दो कोणों का योग और अंतर दिया हुआ है, लेकिन जो योग है वो रेडियन में है और जो अंतर है वो डिग्री में है। पूछा किस में है? छोटे कोण का मान डिग्री में बताइए। आपको मैंने रेडियन पूरा सिखा रखा है, रेडियन और डिग्री का रिलेशन 1 और या 2 सेशन ले रखे हैं पूरा डिटेल में। तो अपन क्या काम करते हैं हमेशा, आपको पता है 1 रेडियन का मतलब क्या है? रेडियन है तो डिग्री से शुरू कीजिए। 180/पाई क्या बताइए? डिग्री। 1 रेडियन की बात है, लेकिन ये रेडियन कितना है बताइए? इनका योग 22/9 रेडियन। तो मल्टीप्लाई कीजिए 22/9 से, तो ये वैल्यू डिग्री में आएगी। इस पाई को आप क्या बोल सकते हैं? 22/7। तो 7 को आप ऊपर लेके चले जाइए, 22 से 22 कैंसिल कीजिए, ये 20, 140 डिग्री हो गया। यानी कि ये जो 22/9 रेडियन है ये कन्वर्ट हो गया आपका क्या बताइए? 140 डिग्री में। और अंतर कितना है? 20। क्या पूछा है? छोटे वाला 60 डिग्री। आंसर आ जाएगा 60। एक बार जरा देखिएगा,
अगर मैं दोनों एंगल्स को x और y मान लूं तो दोनों का योग 140 डिग्री है और दोनों का अंतर जो है वो 20 डिग्री है। अगर मैं यहां बात करूं x की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको? 80 डिग्री। कितनी आ रही है बताइए? 80। तो y जो बच गया वो कितना बचेगा बताइए? 60 डिग्री। और मैंने आपको एक तरीका भी बता रखा था, कभी भी ऐसे कोई हालात हो कि आपको दोनों का योग और दोनों का अंतर पता हो, तो एक बड़ा और एक छोटा है, तो हमेशा बड़ा कैसे निकलेगा? इधर मत जाओ, दोनों को जोड़ो, 160 आधा कर दो। छोटा कैसे निकलेगा? दोनों अंतर 120 आधा कर दो। बिल्कुल सिंपल। तो ऐसा इक्वेशन जैसा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। जरा देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ए बी सी, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो ए बचेगा आपका 105, बी सी दे रखा है और ए बी की लंबाई निकालनी है। बहुत आसानी से निकल सकता है, आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो इसको साइन रूल से भी कर सकते हैं, और मैं बताता हूं, जरा एक बार देखिए फटाफट से। आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूंगा। ए बी सी, आपको पता है एंगल बी 30 डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री बोल रहा है, और सी 45 डिग्री बोल रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं जब मैंने सेशंस आपको सिखाए थे तो बहुत ही डिटेल में बताया था एक एक चीज को, तो मॉक टेस्ट में मैं डिटेल में इतना नहीं जा सकता। तो आपको जहां जहां डाउट लगता है आप उन सेशंस में जाके उन कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। अब जरा देखो, आपको ए के सामने ए नजर आता है, बी सी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना बताइए? 30 सेंटीमीटर। और बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। आपको मैंने बताया था ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ये मैंने आपको डिटेल में प्रूव करके बता रखा है साइन रूल, और आप इस तरीके से करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए। आपको यहां पर दिक्कत आएगी 105 डिग्री की, तो कोई तकलीफ नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको क्या पूछा है? ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई तो ये तो आपको पूछा है और ये आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन इसके अलावा है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, सीधी वैल्यू रख रहा हूं ए की 30 सेंटीमीटर। ए अपॉन साइन ए, साइन कितना है? 105 डिग्री, और बराबर कितना होगा बताइए? क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए तो ये लेना पड़ेगा ना। फिर सी अपॉन, सी का मतलब क्या है? ए बी, क्योंकि पूछा तो वही है मेरे से। ए बी अपॉन क्या बताइए? साइन सी कितना है? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री। आपको क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया ए बी की लंबाई। तो आप इंफॉर्मेशन यहां क्यों रखते हो? ए बी को करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर आपको सीधा क्या चाहिए? ए बी चाहिए। 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और साइन 105 कितना होता है? √3 + 1 अपॉन 2√2। ये कैसे निकला भाई साइन 105? अभी नहीं बताऊंगा, आपको पूरा बता रखा है ना। 105 का मतलब क्या होता है? 60 + 45। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कर सकते हैं, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं? साइन 75 में भी चेंज कर सकते हैं। क्वाड्रेंट सारे सिखा रखे हैं, ये बहुत आसान काम है। आगे मैं बात करूं आपसे, तो इस √2 से मैं √2 को कैंसिल कर सकता हूं और 2 को ऊपर लेकर जा सकता हूं। तो मेरा आंसर आ चुका है 60। आंसर आ गया क्या बताइए? 30, ये 2 ऊपर जाएगा तो 60, और ये बात करूं 60 अपॉन √3 + 1। 60 अपॉन √3 + 1 कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा, 60 अपॉन √3 - 1 आ रहा है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आप क्या कर सकते हैं जरा देखिए, आपको हजारों बार बता रखा होगा, √3 - 1, √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 - 1 2 बनता है, 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 √3 - 1 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। प्रश्न बेहद आसान है, और मैंने आपको एक बात और कही थी कि आप इसको ऐसे करने की जगह ऐसा भी कर सकते हो, a/b बराबर साइन a बटा साइन b। कैसे कहना चाहता हूं? जैसे देखो, ये वाला है और ये साइड साइड एक साथ ले सकते हो, तो 30 तो साइड हो गई और ए भी साइड है, मालूम करना है। अब इस 30 के सामने एंगल कितना है बताओ? साइन 105, और इसके सामने क्या है? साइन 45, तो भी एक ही बात है। ये सब चीजें डिटेल में मैंने बता रखी है, अभी बताऊंगा तो इसी में 15 मिनट लग जाएंगे, जो वाजिब बात नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रॉफिट एंड लॉस का एक प्रश्न है। किसी वस्तु को 975 रुपए में बेचने से
उसे दुगनी राशि का लाभ होता है जितनी उसे 750 रुपए में बेचने से हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 225 रुपए। 3 से कर दो 75, 75, 75, 825 रुपए आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप क्या कर रहे हो, जब आप उसको बेचते हो 975 रुपए में, 975 में, तो आपको लाभ होता है। लाभ होता है यानी कि कॉस्ट आपकी कम है। भाई आप किसी चीज को बेचोगे और प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी, तभी तो लाभ हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने उसको 750 में बेच दिया तो आपको हानि हो जाएगी, और हानि हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा कि आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से कम है। आपने क्या कहा इसके बाद में? आपने कहा कि 975 रुपए में बेचने से उसे दुगनी राशि का लाभ होता है जितना उसे 750 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो 750 में हानि कितनी होती है? लागत मूल्य और बेचने का अंतर। अगर ये हानि 1 में रेशो के बराबर है तो ये लाभ रेशो में 2 के बराबर है, क्योंकि बेचने पर जो लाभ होता है वो इसमें बेचने पर हानि से दुगना होता है। यानी कि 975 और 750 का जो अंतर है यानी 225, उस 225 को मैं रेशो में बांटूं तो वो रेशो में 3 के बराबर आता है। तो रेशो में 1 का मतलब कितना होता है? 75 रुपए, और 1 का मतलब 75 है, तो इसमें 75 जोड़ दो तो कॉस्ट कितनी आ गई? 825 रुपए। या 1 का मतलब 75 तो 2 का मतलब क्या होगा बताइए? 150। इसमें से 150 घटा दो तो भी कॉस्ट आएगी 825 रुपए। इसको टैली भी कर सकते हैं। 825 में आपने खरीदा और 750 में बेचा तो 75 रुपए का घाटा हो गया, जबकि 825 में खरीदा और 975 में बेचा तो 150 रुपए का फायदा होगा। यानी कि आपको 975 रुपए में बेचने पर, इसमें जो बेचने पर हानि होती थी उससे दुगना आपको क्या होता है? लाभ होता है। मैं फिर कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर आइएगा। वापस से ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के करीब करीब 25 में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने भी 3 ही लिए हैं। ज्योमेट्री के करीब करीब 25 में से 3 आ रहे हैं, मैंने भी 3 ही लिए हैं। अलजेब्रा के करीब करीब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मैंने भी लिए। हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन मैंने भी लिया है। तो 25 में से 9 क्वेश्चन तो मैंने इसी तरह से लिए हैं। करीब 2 से 3 क्वेश्चन मैंने डीआई से उठाए हैं, तो करीब करीब 11-12 क्वेश्चन तो इस तरह से हो गए। और बाकी जो बच गया वो सारा आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट है। उसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट हमेशा आता है, जैसे कंपाउंड हमेशा आता है, टाइम एंड वर्क हमेशा आता है, टाइम एंड डिस्टेंस हमेशा आता है, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का 1 हमेशा आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1 हमेशा आता है, एवरेज का हमेशा 1 आता है, एक सिंप्लीफिकेशन से आता ही है, एक पार और सर्ट्स इन सब से लेकर के मतलब उसी का पार्ट है वो आता ही है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन अक्सर आता है, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो लगभग लगभग मोटा मोटी सारा क्लियर होता है। ट्रांसपेरेंट बहुत एनालिसिस होता है ये मॉक टेस्ट लेने से पहले, आपको पढ़ाने से पहले कि एग्जाम में क्या आ रहा है, ताकि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के साथ काम करे। अब लेकिन क्या है, अब देखो मैंने भी आपको कहना थोड़ा कम कर दिया कि इन वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन आप देखिए इन सब चीजों का सामने वाले पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आउटपुट कम मिलेगा तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल कम होता है, और कम होता है तो क्लासेस जितनी आनी चाहिए उतना लेने का मन ही नहीं होगा। लेकिन जितनी अपन लेंगे उसमें क्वालिटी में कमी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी जितना आप पे डिपेंड करता है उस हिसाब से ज्यादा हो सकती है। इसको देखो कैसे करें। ये तो 3 रह गया। ये 25, 65, 90 होता है, आपको मालूम है। अगर इन दोनों का योग 90 आता हो, मैंने रूल सिखा रखा आपको, अगर इन दोनों का योग 90 आता हो तो साइन 25 का मतलब कॉस 65 ही है। और आप जानते हैं क्वाड्रेंट्स में भी साइन 25 का मतलब क्या? 90 माइनस 65 यानी कि कॉस 65। तो इसको काट कर ये केवल 3 रह जाएगा। अगर ये 90 आता है तो आपको मालूम है साइन कॉस बिल्कुल साइन कॉस में चेंज होगा या कॉस साइन में चेंज होगा, ये बातें हमारी हो चुकी। 70, 20, 90 है तो कॉट और 10 ये भी कट जाएंगे, क्योंकि कॉट 10 में चेंज हो जाएगा या 10 कॉट में, तो ये 2/5 बचा। इधर में जाऊं अगर तो जरा देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है। आप देखिए 45, 20, 40, 50, 70, इस 20 और 70 को मैं खत्म कर सकता हूं। आपको सिखा रखा है 10a मल्टीप्लाई 10b बराबर 1 होता है अगर ये a और b का सम 90 हो। सारी डिटेल में बात हम ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं। ये खत्म होकर 1 बन जाएगा, ये भी 40, 50, 90 होता है 1 बच जाएगा, 10, 45 होता ही अपने आप में 1 है तो ये भी 1 बन जाएगा। बचेगा क्या? 8, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 5। बस ये मेरे पास रिजल्ट बच गया। यहां पर मैं इसको एलसीएम 5 ले लेता हूं तो ये 15 होता है। भाई एलसीएम 5 होगा तो ये कितना हो गया? 15 माइनस 2 माइनस 8
तो 15 माइनस 10, 5 बचा, नीचे 5 था, 5 से 5 काट दो, एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा। जरा देखिए, मोहन घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 20% खर्च करता है, 20% खर्च करता है, और शेष में से 10% यात्रा पर, शेष का 33 1/3% रसोई पर, और शेष 6,000 रुपए की राशि बचत करता है। मोहन की मासिक आय बताइए। मैंने आप लोगों को जब परसेंटेज करवाया था तो एक रिमाइंडर थ्योरम सिखाई थी, और रिमाइंडर थ्योरम जबरदस्त काम करती है, कुछ नहीं करना होता। रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम करते जरा देखिए। सबसे पहले क्या होता है, वो 20% खर्च करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मैं इधर लिखना चाहता हूं, तो आपकी जो इनकम है और रिमाइंडर यहां चलेगा, ये तो इनकम है, आप 1/5 खर्च कर देते हो, तो एक खर्च करते हो किस में से बताओ, 5 में से। तो इनकम 5 थी और एक खर्च कर दी, बचा कितना, 4। क्योंकि आपने जो बताया आखिरी में वो शेष राशि बताइए, और मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, कॉन्सेप्ट सिखाने में तो मुझे 15 मिनट लग जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन की बात हम कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट के लिए आप उधर जा सकते हो। रिमाइंडर की बात करूं, आगे क्या कहा, शेष में से 10% यात्रा पर। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 मेरी इनकम थी, एक खर्च हो गया, तो बचा कितना, 9। और शेष का 33 1/3% रसोई पर, 33 1/3% मतलब 1/3, तो शेष 3 था, उसमें से एक खर्च हो गया, बचा कितना, 2। बात खत्म हो गई। अब 6,000 की राशि बचत करता, यानी बच गई, तो ये रिमाइंडर बच गया। इसके रेशो चाहिए, काट सकते हो 2 से 5 बार और 3 से 3 बार, सिंपलेस्ट रेशो चाहिए, तो ये हो गया 5 5 25, मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12, तो रिमाइंडर 12 रेशो बच गया। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6,000 रुपया। 12 की वैल्यू 6,000 है, आधी कर रखी है, तो 25 की वैल्यू भी आधी कर दीजिए, 12,500। रेशो में 12 का मतलब 6,000, तो 25 का मतलब 12,500। ऑप्शन नंबर बी दीजिएगा। आपको इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर थियरी है, उसको देखना चाहिए। इसको मैं 100 मानकर भी कर सकता था, इसको मैं x मानकर भी कर सकता था। x मानकर करता तो मैं इनकम x मानता, उसमें से इतना खर्च, और फिर आगे आगे चलता और आखिरी में 6,000 लिख देता। या 100 मानकर करता तो 20, फिर बचता 80, 8 कम करता 72, उसका 1/3। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है रिमाइंडर थ्योरम, जिससे आंसर क्या आता, 12,500। 11 नंबर पे चलते हैं हम लोग। जरा देखिए, इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, x प्लस 1/x, उसका वैल्यू 15 दिया है, और पूछा क्या है, 5x डिवाइड कर रहा है किससे, 5x स्क्वायर। जरा देखिए, इशारों इशारों में ये खुद ही बता रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर ये दी है, तो आपको हर इंफॉर्मेशन इसी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 5x स्क्वायर, आप मुझे परमिट करें तो मैं इसको पहले लिख देता हूं, एक ही बात है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। प्लस 5 माइनस 11x, बिल्कुल वही चीज है। इसको मैंने क्यों ऐसा लिखा, आप समझिए। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है और ये आपसे पूछा गया है। कितना ज्यादा आसान प्रश्न है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको किसी भी तरह से, क्योंकि वैल्यू तो आपको केवल ये पता है, तो आप क्या करेंगे बताइए। अगर मैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो 5x उड़ाना पड़ेगा। अगर मैं 5x से डिवाइड करूं, अगर मैं 5x से डिवाइड करूं और 5x से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा जरा देखिए, इधर देखिएगा, 5x ऊपर रहने दीजिए। अगर मैं 5x से मल्टीप्लाई करूं और 5x से डिवाइड करूं, तो ये x प्लस 1/x बचता है ना, क्योंकि 5x से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 एक बार कट जाएगा, और माइनस 11x की बात कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर x हटाना चाहूं, तो यहां पर x दोनों तरफ हटाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि x तो दोनों में है ना, एक ही बात है। अगर x कॉमन लूं तो काट सकता हूं, समझ पा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बात है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 15, तो इसकी जगह मैं 15 रख सकता हूं। तो 5 बटा कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 15, 75, माइनस क्या बताइए, 11, यानी कि 5/64 आंसर है। 5/64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर बाय 25%, यानी दोनों ही चीजें इंक्रीज की जाती हैं, एक फ्रैक्शन का अंश भी और हर भी,
then the result obtained is 3/5, then the original fraction is। इस प्रश्न को हम तीन तरह से कर सकते हैं। मेरा सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, ऑप्शन से चेक कर लेना। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन वो सही होगा जो हमारी कहानी को सूट कर जाए। कहानी क्या है, अंश में 20% बढ़ोतरी कर दो, हर में 25% बढ़ोतरी कर दो और 3/5 प्राप्त कर लो। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो आपकी होनी ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन में चेक करता हूं, अगर मैं इसको 20% बढ़ाता हूं तो ये 3.6 होता है। इधर लिख देता हूं, पहला ऑप्शन ए की बात करूं तो अगर मैं 20% बढ़ाऊं, बल्कि आपको कोशिश क्या करनी चाहिए, इनमें से भी कम से कम कर दो और 25% इसमें बढ़ाएं तो 25% तो 2 होता है तो 10 होता है। क्या ये 3/5 हुआ? 3/5 होने के लिए ऊपर 4 होना चाहिए था। पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये तो 3.6 ही होने वाला है। 20% बढ़ाऊंगा तो 10% 0.3 तो 0.6 बढ़ाऊंगा और 25% बढ़ाऊंगा तो इसका ये 6.25 होगा। क्या ये 3/5 हुआ? अगर ये 3/5 होता तो ये 5वां हिस्सा तो मेरे को 5 से कटना चाहिए, तो ये 3 से कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं बैठता, क्योंकि 5 से अगर आप काटोगे तो क्या होगा, 105। भाई 5 से मल्टीप्लाई 5 से काटोगे तो क्या होगा, 125। 125 तो ये 3.75 होना चाहिए था, तभी 3/5 आता, ये भी नहीं होगा। इसको देखूं तो 5 में 20% जोड़ूं तो 6 आता है और 8 में 25% जोड़ूं तो 2 जोड़ूंगा तो 10 आता है, यानी कि ये 3/5 हो गया। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या बताइए सही है। अब ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है। एक चैप्टर लिया है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, उसमें फ्रैक्शंस की रिलेटेड सारी बातें। और दूसरा खराब तरीका क्या हो सकता है, सपोज वो फ्रैक्शन x/y मान ली गई, मान लो वो फ्रैक्शन x/y थी, तो जब उसका अंश 20% बढ़ाया तो वो हो गया 120%। 120/100 को मैं 6/5 कह सकता हूं और हर को 25% बढ़ाया तो वो हो गया 125/100, यानी इसे मैं 5/4 बोलता हूं। तो अंश और हर में ऐसे ही चेंज करने के बाद ये भिन्न क्या बन गई, 3/5 बन गई। अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो मेरे को सिर्फ ये भिन्न चाहिए x/y। तो मैं क्या करूंगा बताइए, ये वाला जो पोर्शन है उसको उधर लेके जाऊंगा, भिन्न तो यही है, तो ये क्या है, 6 4 24 ऊपर है। ये भाई 6 4 24 ऊपर है, तो जो 24 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, और ये 5 5 25 क्या बताइए नीचे है, तो 25 ऊपर चला जाएगा। तो 5 से मैं 5 बार काट सकता हूं और 3 से मैं 8 बार काट सकता हूं, तो 5/8 मुझे जहां दिखे वही मेरा सही आंसर है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको ऑप्शन से आसानी से चेक किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13, ये प्रश्न में देखते ही ऐसा लगता है जैसे मिड पॉइंट थ्योरम है, लेकिन आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में डिटेल में ज्योमेट्री के अंदर। क्वेश्चन देखिए, डीई पैरेलल है बीसी के, ये डीई जो है वो पैरेलल है बीसी की, अच्छी बात है, और एडी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये एडी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। बीडी जो है ये बीडी ये वाला ये दे रखा है 16x - 8, ठीक है, और ए भी दे रखा है और सी भी दे रखा है। फाइंड x की वैल्यू पूछिए। याद रखिएगा इसमें कहीं भी हमें यह नहीं बताया गया कि ये d और e मिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर मिड पॉइंट्स होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है थोड़ा फर्क रहता है। हम यहां पर क्लियर कट सिमिलरिटी लगा सकते हैं, यानी कि सिमिलरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो एडी और डीबी का जो रेशो है वही एई और ईसी का है। रेशो बोला है, साइज अलग अलग हो सकता है, या एडी और एबी से ले लो तो एई और एसी से ले लेना। डिटेल्ड में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके 2-2 सेशन लेकर बता रखी है सारी थ्योरम्स। अब देखिए, आपको ले दे करके x की वैल्यू चाहिए, तो आप चाहो तो बड़ा क्यों बनाते हो, छोटा ही रहने दो। एडी बटा एबी करोगे तो भी आएगा, बट आपको तो x से मतलब है, तो एडी कितना है, मैं एडी बटा क्या कर रहा हूं डीबी। एडी कितना है 8 और डीबी कितना है, डीबी यानी बीडी एक ही बात है 16x - 8। और वहां बात करूं एई कितना है, एई है 2x, और बात करूं यहां पर जो आपका ईसी है सीई वो कितना है 16 - 2x। 16 - 2x, बस इतनी ही बात है। आप जरा देखिए बहुत आसानी से LHS बराबर RHS आप काटते हो तो इस 2 से आप काट पाते हो इसको 4 बार, इस 4 से इसको कम कर सकता हूं 4 कॉमन लेकर के, तो 4x - 2 बचेगा।
बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। और अगर मैं यहां 2 कॉमन लूं दोनों तरफ, क्योंकि 2 ही ले सकता हूं, तो 2 बार मैं काट सकता हूं, तो 2x माइनस 1 और यहां पर 8 माइनस क्या बताइए 2 से काटूंगा तो x बचेगा। ऐसा ही तो है। अब ले दे करके मेरे को x की वैल्यू चाहिए थी और आपको कहा गया यहां बच रहा है 2x माइनस 1 और यहां बच रहा है 8 माइनस एक्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स बराबर, ये तो एक ही है 8 माइनस एक्स बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में खत्म हो गए, इस 2 से इसको 4 काट दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो x की वैल्यू 2 निकल कर आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बात को समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, बट प्री में ऐसे क्वेश्चंस खूब ज्यादा पूछे जाते रहे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 2x प्लस वाई का वैल्यू दिया है 3 और आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछी दी है 1 और x प्लस वाई टू द पावर x माइनस वाई ये आपसे पूछा गया है। आप जरा देखिए ध्यान से, यहां पर आपको x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। यहां पर जो पावर है वो x माइनस वाई में है, तो आप इसको माइनस में लाएंगे तो ही कुछ हो सकता है। माइनस में कैसे ला सकते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, जरा देखिएगा। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में 2x माइनस वाई, अगर मैं इसका होल स्क्वायर चाहूं तो कैसे कर सकता हूं बताइए। मैं क्या कर सकता हूं, ये ट्रिपलेट्स के बारे में जब आपने बात की थी हमारे ट्रिग्नोमेट्री में भी ज्योमेट्री में भी, तो बहुत बार ये बेसिक बातें हमारी हुई है। हालांकि ये बात है अलजेब्रा की, लेकिन हमने इसको डिस्कस कर रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप जरा समझिए, माइनस 4 और 2x और y, बताइए इससे सहमत है कि नहीं। अगर मैं यहां पर बात करूं, क्यों, क्योंकि मुझे 2x प्लस वाई की वैल्यू पता है और मुझे एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो वैल्यू तो मैं यही पुट कर सकता हूं, लेकिन मुझे माइनस में चाहिए। तो माइनस में अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहां भी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी आएगा, लेकिन यहां माइनस 2a भी आएगा और यहां पर प्लस 2a भी आएगा, तो माइनस 2a भी होगा और यहां प्लस 2a भी होगा, तो 2a भी 4 बार होगा तब जाकर माइनस बराबर हो पाएगा। डिटेल्ड में हम लोग ऑलरेडी खूब बातचीत कर चुके हैं, अभी वो सही समय नहीं है। इसकी वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करो 9 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो 4 ये 8 हो गया, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, तो 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताइए 1। अगर मैं इसको रूट निकालना चाहूं तो a का रूट भी 1 ही आता है, तो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी बताइए 1। और आप समझदार हैं, x की वैल्यू अपने आप आपको 1 नजर आती है, y की वैल्यू 1 नजर आती है, तभी ये सेटिस्फाई हो पाएगा। अगर यहां 1 होगा तभी ये 2 बनेगा, 2 माइनस 1 1 होगा। वैल्यू पुटिंग मैंने आपको ढेरों सेशंस ले रखे हैं, x और y की वैल्यू दोनों 1 आती है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और कहीं भी आपको 0 नजर आए तो अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर 1 आता है। ये मैंने एक सेशन में आपको आधा घंटा लगा करके डिस्कस कर रखा है इसके बारे में डिटेल में। x प्लस वाई की जरूरत ही नहीं है, x प्लस वाई कुछ भी होता भले इसे यहां पर, लेकिन जैसे ही मुझे इसका रिजल्ट 0 मिला, आंसर क्या बनेगा बताइए 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन। 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहले 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। 17वें नंबर को बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज नाम की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिवोशन के यूट्यूब चैनल पर, उस एवरेज में मेरे हिसाब से 6-7 सेशंस होंगे, तो जितनी कहानियां एवरेज में हो सकती हैं, जितनी हो सकती हैं सारी करवा रखी है। आप जरूर देखिएगा, एवरेज बहुत ज्यादा काम आता है। देखो 33 संख्याएं हैं, तो 33 संख्याओं में क्या कहा, शुरू की 17 है और ये आखिरी के 17 है। अब तकलीफ है एक, 17 और 17 तो 34 होती है, ये तो 33 संख्या है। पहले 17 संख्याओं का औसत कितना है 72.8 और आखिरी की 17 का क्या है 77.2, और जो 33 पूरी संख्या है 33, उनका एवरेज क्या दे रखा है 74। आपको कहा गया कि अगर वो 17वां नंबर बाहर कर दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा 17वां नंबर है कितना, तो इसका मैंने आपको तरीका सिखा रखा है बहुत अच्छे से। क्या मैंने बता रखा है, आप देखो इन सबको, आप गलत तरीका क्या हो सकता है, 17 मल्टीप्लाई 72.8 ये 17 हो गया, 17 मल्टीप्लाई 77.2 ये 17 हो गया, 17 प्लस 17 34 का टोटल हो गया। 34 में से 33 का टोटल कैसे आएगा, 33 मल्टीप्लाई 74, अपने आप 17 आ जाएगा।
बट ये दुनिया का सबसे घटिया तरीका है करने का, 50 गुना टाइम लग जाएगा। अरे बहुत कम टाइम में यूं ही निकाल सकते हो हम 17वां। देखो 17वां कैसे बताया था, ये शुरू के 17 74 की तुलना में अपने हक से कितना कम लिए हुए हैं, 1.2। तो 1.2 कम लिए हुए हैं, और ये अपने हक से कितना ज्यादा लिए हुए हैं, 3.2। ये कम लिए हुए हैं, ये ज्यादा लिए हुए हैं, तो भी मिलाकर के कितना इनको एडजस्ट भी कर लूं, अगर ये 1.2 कम होता और ये 1.2 ज्यादा होता तो मेरी गारंटी 17वां नंबर 74 ही होता, क्योंकि हिसाब बराबर हो जाता। अब इस कम और ज्यादा का हिसाब भी करूं तो 2 ज्यादा आ रहा है, कितने में, 17 में। तो 17वां जो नंबर है वो अपने साथ 34 एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो 17वां नंबर अपना 17वां नंबर कितना बताइए, 17वां नंबर 74 तो है ही है, साथ में 34 एक्स्ट्रा लिए हुए, यानी 108 है। लेकिन उसने 17वां नंबर नहीं पूछा, अगर वो 17वां नंबर पूछता तो 108 आंसर होता। उसने कहा अगर 17वें नंबर को बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। आप बताइए शेष संख्याएं कितनी बचेंगी, 34 में से एक जाएगी तो 32। तो 17वां नंबर अगर बाहर जाएगा तो 74 तो वो अपना हक का लेकर जाएगा, बट एक्स्ट्रा कितना लेकर जाएगा, 34। उस 34 का कितनी संख्याओं पर फर्क पड़ेगा, 32। ये मैं आपको अभी डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखा रखा है मैंने ऑलरेडी, और इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल है उसको रिपीट करने में अभी यहां पर कॉन्सेप्ट पूरा जाएंगे, आधा घंटा लग सकता है एक एक बात में, तो क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। तो लगभग लगभग 1 समथिंग कम पड़ेगा। तो 74 में से एक से थोड़ा ज्यादा कम करेंगे तो 73 में से कितना, 74 था ना, उसमें से 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर 32 होता तो 1 होता, तो 73 से जरा सा कम आना चाहिए। ये तो 73 से ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत ही कम है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हम एग्जिट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, बट जरूरत क्या है, बेवकूफ है क्या हम, हमारे को आंसर लिखकर आना है क्या, हमारा काम आंसर लिखना नहीं, हमारे को इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो लगभग लगभग देखो, शुरू की 17 ये रही, आखिरी की 17 ये रही, ये शुरू की 17 अपने साथ अपने हक से 1.2 कम लिए हुए, आखिरी की 17 अपने हक से 3.2 ज्यादा लिए हुए। इनका हिसाब करें तो 2 ज्यादा आ रहा है 17 में, तो 17वां नंबर जो है वो तो होगा ही होगा, और साथ में 34 एक्स्ट्रा होगा। तो जितना है अगर उतना ही लेकर कोई चला जाए बाहर, ये सब मैंने डिटेल में समझा रखा है, सेशंस देखने ही पड़ेंगे, उसका अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें मैं लिमिटेशंस रख सकता हूं, नहीं तो ये 4 घंटे में भी पूरा नहीं होगा टेस्ट। तो हम बात करें तो जो गया वो अपने साथ कितना एक्स्ट्रा ले गया, अगर वो ज्यादा ले गया तो पीछे वालों को कम पड़ेगा, और वो कम ले गया तो पीछे वालों को ज्यादा पड़ेगा। तो अपने साथ 34 एक्स्ट्रा ले गया, वो 34 को कौन एडजस्ट करेंगे, बाकी बचे हुए 32 नंबर। तो एवरेज की चाबी क्या बताई थी, समानता, इक्वलिटी, बराबरी। तो 32 नंबर बराबर से करेंगे, अगर ये 32 ले जाता एक्स्ट्रा तो एक एक कम हो जाता और आंसर आता कितना, 73। लेकिन ये 32 ने उससे थोड़ा ज्यादा लेकर गया, तो आंसर 73 से भी जरा सा कम आएगा। अब 73 से जरा सा कम, ये तो बहुत ज्यादा कम है, ये भी बहुत ज्यादा कम है, ये तो ज्यादा है, तो इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 पर आइएगा। 16 नंबर प्रश्न टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 8 आदमी, if 8 men, 12 women or 18 boys can earn ₹84 in 6 days, then 18 men, 28 women and 39 boys can earn ₹378 in how many days will you earn? मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कई तरह के प्रश्न करवा रखे, जिनमें से एक था कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का बेसिक सूत्र बताया था, मैन डेज वर्क बराबर मैन डेज वर्क, सिंपल कंपैरिजन है। लेकिन ये कंपैरिजन का अच्छा प्रश्न है, क्यों, क्योंकि जो ऊपर इंफॉर्मेशन है वो अथवा के साथ है, लेकिन जो नीचे काम करवाया जा रहा है वो मिलकर करवाया जा रहा है, तथा के साथ है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर सारे लोग अटेंशन दीजिएगा। 8 आदमियों से काम करवा लो या फिर अथवा 12 विमेन से काम करवा लो, अथवा आप 18 लड़कों से काम करवा लो, एक ही बात है। ये या तो 8 आदमी या 12 महिलाएं अथवा 18 लड़के 6 दिन में 84 रुपए कमा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार वर्क मानने का तरीका, कई तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, 2 तो बहुत ही पॉपुलर तरीके हैं, एक तो कंपैरिजन करना और दूसरा हम क्या करते हैं कि हम कुछ वर्क मान लेते हैं। वर्क हमेशा क्या मानेंगे, वर्क मानेंगे इनका एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, उसका टेबल बोलना शुरू करो,
36 को ये कॉपरेट नहीं करता, 54 को कॉपरेट नहीं करता, 72 लेना पड़ेगा। तो अपन ऐसा मान लेते हैं 72 यूनिट्स। 72 यूनिट्स क्या है बताइए? वर्क है। अगर 72 यूनिट्स वर्क है और 8 आदमी कर पा रहे, तो 8 9 72, यानी कि 9 यूनिट्स, ये 9 यूनिट्स डेली कर पाते हैं। अपन ऐसा मान लेते हैं ये 72 यूनिट वर्क जो है वो पर डे के हिसाब से है, तो ये 9 यूनिट पर डे कर लेंगे। अगर ये विमेन की बात करूं तो 12 6 72, तो ये 6 यूनिट पर डे कर पाएंगी इनकी एफिशिएंसी। या 18 4 72, लड़कों की 4 यूनिट्स पर डे हो पाएगी एफिशिएंसी। अब जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, अब क्या हो रहा है प्रश्न के अंदर, जो नीचे इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या दी जा रही है कि 18 मैन, ये अथवा था, ओ आर और अथवा, बट यहां ए एन डी एंड है प्लस। 18 तो मैन है, 28 आपके पास विमेन है, और 39 बॉयज हैं। 39 बॉयज हैं। इन सबसे आपको पैसे कमाने 378 रुपए कितने दिन लगेंगे? आपको मैंने ये समझा रखा है कि अगर ये 3 तरह की एफिशिएंसी है तो कंपैरिजन 3 में कैसे हो सकता है? कंपैरिजन तो 1 में ही होगा। तो आप या तो कि जैसे देखो मैं कहूं कि 10 पुरुष अथवा 20 लड़के, तो हम क्या कर सकते हैं? एक पुरुष को 2 लड़के मान सकते हैं, या 2 लड़कों को 1 पुरुष मान सकते हैं। यानी या तो सारे पुरुष बना लें या सारे लड़के, तो काम हो सकता है। या फिर किसी न किसी आधार पर इनको कॉमन किया जाए। देखो मैं बहुत डिटेल में क्या करूं नहीं जा सकता, इसके लिए आप सेशंस देखिए। यहां मैंने क्या किया, यूनिट्स में बात की, तो मैंने ये देखा कि हर आदमी एक दिन में 9 यूनिट बनाता है, ये पता लग गया मेरे को। अगर एक दिन का काम मैंने 72 माना, हर महिला एक दिन में 6 यूनिट बनाती है और हर लड़का एक दिन में 4 यूनिट बनाता है। तो अगर मैं यहां 18 मैन की बात करूं एक दिन में, तो ये 18 9 162 होता है, 162 यूनिट्स बनाएंगे। और यहां पर एक दिन में एक महिला 6 यूनिट बनाती है, तो 28 को 6 से गुना करना आसान है, या 30 को 6 से करेंगे तो 180, बोलते वक्त 12 कम करके बोल दो तो 168 हो गया। यहां पर 39 4 से करेंगे तो ये कितना होगा? 156। 40 को 4 से करेंगे 160 होता है, 4 कम करके बोल दो तो जरा देखिए कंपैरिजन कितना आसान हो गया। 10 16 6 12 18, 486 यूनिट्स बनवानी है। तो अगर मैं यहां बातचीत करूं तो आप कंपैरिजन करने में आपको सिर्फ यूनिट्स की बात हो रही है। अब आपको मैंने सिखा भी रखा है, चाहो तो आप इसको उठा लो, चाहे इसको, तीनों में से कोई भी एक पार्ट उठाकर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन का मैंने सूत्र क्या बता रखा था? मैन डेज वर्क बराबर मैन डेज वर्क। तो यहां पर मैन की जगह हम बात करें, यहां पर या तो आप ले लीजिए मैन या विमेन या बॉयज। मैन का मतलब मैन पावर से था। तो यहां पर कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। और मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर 8 लोग हैं और यूनिट्स, क्योंकि यहां पर तो लोग रहे नहीं ना, यहां पर तो 486 यूनिट्स बन रही हैं, 486 यूनिट बन रही है एक दिन में। तो कंपैरिजन तो एक जैसा करोगे ना, तो इसको उठाओगे तो 8 9 72 यूनिट्स होंगी। कितनी होगी? 72। इसको करोगे तो भी 72 होंगी, और इसको करोगे तो भी 72 ही होंगी, क्योंकि यूनिट तो 72 ही है। एफिशिएंसी की बात ही नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर हम यहां बात करें तो आप क्या कर सकते हैं? 8 लोग रोजाना की 9 यूनिट बनाते हैं। 8 लोग रोजाना की 9 यूनिट बनाते हैं, कि 72 यूनिट बनाते हैं ये 8 लोग। कितने दिनों में बताइए? 6 दिन में। और तब जाकर ये कितने रुपए कमाते हैं? ये कमाते हैं आपके पास रुपए कितने थे? 84 रुपीज। आप चाहें तो मैन की जगह विमेन भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज तो सेम ही आने वाली है। देखो जरा, ये जो 72 है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है, वरना देखिए यहां पर जो दिन लगने वाले हैं, वो तो आपके पास में दे ही रखा है 6 दिन। तो समझने की कोशिश कीजिए, इसको आप हाफ कर सकते हो, लेकिन समझाना मेरे लिए जरूरी था। आपको सिर्फ इतना ही बहुत है कि 72 यूनिट है, क्योंकि आने वाला तो ये 8 9 भी 72 है, 12 6 भी 72 है, 18 4 भी 72 है। कोई भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 72 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन में बताइए? 6 दिन में। 72 पर डे के हिसाब से 6 दिन में होता है, तब जाके हम 84 रुपए कमाते हैं। तो यहां पर कितने यूनिट्स हैं? यहां पर है 486 यूनिट्स।
और 378 रुपए कमाने, 486 यूनिट्स कितने दिन लगेंगे, कितने रुपए कमाने में, 378 रुपए कमाने में। डिटेल में आप सेशन में जा सकते हैं। यहां पे जरा देखिए, 9 से अगर मैं काटूं, 9 5 45, 9 4 36, 6 9 54, 9 से 9 4 36, 2 42, 2 4 सब कट पिट गया, डेज के बराबर में 4 आ गया। तो 4 हमारा क्या बताइए आंसर है, 4 इज द राइट आंसर। अगर आप सेशन देखेंगे तो आपको कंपैरिजन दूसरे तरीके से भी करना आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको ये सिखा रखा है कि अगर मैन पावर जिस रेशो में बढ़ती है, टाइम उस रेशो में घटता है। बट अभी मैं उसको बताऊंगा तो उसमें डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में, जो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए आप 17 नंबर, पाइप का सवाल है। पाइप पी से शुरू हो रहा है। पाइप पी एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। दो तरह के पाइप होते हैं, एक पाइप होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। इनलेट जो टंकी भरता है, जो आउटलेट वो टंकी खाली करता है। दोनों में कोई भी ताकतवर हो सकता है। पाइप क्यू उसे 30 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब पाइप क्यू हल्का है, धीमे चलता है, क्योंकि जो जितना धीमे चलेगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा। एक लीकेज आर 80 लीटर प्रति मिनट पानी खाली कर रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। टंकी 60 मिनट में खाली हो जाती है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी का आयतन बताइए, टंकी का वॉल्यूम बताइए। इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस इन पाइप एंड सिस्टम एंड इजी ऑल्सो। टफ तो कुछ होता ही नहीं है, डिपेंड करता है आपकी लर्निंग के ऊपर। आप जरा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या हो रहा है, पाइप पी जो है वो भर रहा है टंकी को, पॉजिटिव काम कर रहा है। पाइप क्यू जो अगला वाला है वो भी पॉजिटिव काम कर रहा है, लेकिन एक पाइप आर जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है। हमने तीनों को एक साथ चालू किया और अंत में टंकी क्या हो गई बताइए, खाली हो गई। तो आपको क्या लगता है, अगर मान लो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये 3 लीटर भरता हो 1 मिनट में, ये 4 लीटर भरता हो 1 मिनट में, तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि ये दोनों अगर भर रहे हैं तो उससे ज्यादा, एक जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर 3 पाइप एक साथ चालू किए गए जिसमें से कुछ भरते और कुछ खाली करते हैं और अंतोगत्वा टंकी भर गई, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में टंकी खाली थी। और ऐसे अगर 3 पाइप एक साथ चालू करें, इसमें कुछ भरते कुछ खाली करते और अंत में टंकी खाली हो गई, तो इसका मतलब शुरू में टंकी भरी थी, तभी तो खाली होगी। आप समझो। अब आपने क्या कहा कि तीनों पाइप जब एक साथ खोल देते हैं तो 60 मिनट में टंकी क्या होती है बताओ, खाली हो जाती है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि 3 ये भरता है। मैं तो ये एग्जांपल बता रहा हूं सिखाने के लिए। अगर ये 7 भी खाली करता ना तो भी हिसाब बराबर रहता, लेकिन क्या हुआ, अंतोगत्वा टंकी खाली हो गई। यानी ये एक पाइप भरने वाला इन दोनों पर भारी पड़ गया। तो अपन क्या कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो अपन कुछ क्वांटिटी मान ले, उसकी जरूरत नहीं। अपन क्या कर सकते हैं, अपन सीधा वॉल्यूम, इस टंकी का जो वॉल्यूम है उसको अपन क्या करते हैं, एक्स लीटर मान लेते हैं। टंकी का वॉल्यूम कितना मान लेते हैं, एक्स लीटर मान लेते हैं। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स की जगह 1000 लीटर है और ये 20 मिनट में भर सकती है, क्योंकि ये वॉल्यूम लीटर में इंफॉर्मेशन पूछी गई है और एक पाइप जो लीकेज है ना वो लीटर में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो फिर मेरे को भी लीटर में जाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन से बाहर थोड़ी चले जाएंगे हम, जैसी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब देखो, मेरे को तो इसको करने में टाइम ही नहीं लगेगा, चाहे कैसा भी डेटा आ जाए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिखाना भी चाहता हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो ताकतवर है वो बड़ा है, ये अकेला बड़ा है इन दोनों से। एक बात बताइए, पहले मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखता हूं ताकि समझ में आए। अगर वॉल्यूम एक्स लीटर है, मान लो वॉल्यूम 1000 लीटर होता और ये 20 मिनट में भर सकता, तो पर मिनट, चूंकि खाली होने की बात हो रही तो भरने की बात भी होगी, तो पर मिनट में क्या करते हैं भाई, 1000 लीटर 20 मिनट में भर सकते हो, यानी 1 मिनट में कितना, 50 लीटर भर रहे हो। तो आपने x लीटर वॉल्यूम मान लिया। तो ये जो पाइप पी है वो क्या कर रहा है भाई, x बटा 20 लीटर। भाई x टोटल वॉल्यूम है और ये 20 मिनट है, तो इतना लीटर वो भरता है। दूसरे वाला वॉल्यूम तो वही है टंकी तो, बट ये 30 मिनट में भरता है, तो ये 1 मिनट में लीटर हो गया। इतना तो वॉल्यूम, इतना टाइम, तो इतना लीटर भरता है। लेकिन ये वाला जो है ना 80 लीटर खाली कर रहा है, तो ये x में कुछ मिनट से डिवाइड किया होगा, इसको भी ये लीटर में आया, ये भी लीटर में आया, लेकिन ये 80 लीटर निकाल कर दे दिया इसने पहले ही। कुछ वॉल्यूम होगा, वही तो पूछा हमसे, उसमें टाइम से डिवाइड किया होगा। और ऐसा जब तीनों ने किया तब जाकर के ये क्या हुआ, 60 मिनट में खाली हो गया।
तो 60 मिनट में मतलब हर मिनट का इफेक्टिव क्या रहा इन तीनों का, एक्स वॉल्यूम अगर है तो 60 इनका बनता है, हर मिनट में तीनों का नेट रिजल्ट ये है। लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला भारी है इन दोनों से, तो इसमें से मैं ये दोनों घटाऊंगा तब ये आना चाहिए, समझने की बात ये है। तो 80 लीटर में से अगर मैं इतना लीटर घटाऊं, x/20 प्लस x/30, अब आपको सिखाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा स्टेप लिखी है वरना जरूरत नहीं थी, तो x/60 आना चाहिए। ये कितना है भाई, ये 5x/60 है, और 5x/60 है, आप समझिए 80 माइनस, अब ये 80 को तो उधर रहने दो और ये जो माइनस है उसको उधर ले जाओ, तो ये कितना बनेगा 5x/60, क्योंकि 60 एलसीएम लोगे तो 3 + 2 5 होगा, 5 उधर जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 6 और नीचे 60 है तो 1/10 हो जाएगा, तो x/10 हुआ, और x की वैल्यू क्या आ गई बताइए 800 लीटर। और x आपने क्या माना था, x आपने माना था इसका वॉल्यूम। जब मैंने चैप्टर समझाया पाइपलाइन सिस्टम तो हर पहलू से बहुत ही गहराई तक हर चीज ली है, बट यहां पर अपन इतनी बात कर सकते हैं, आप समझिए एक भर रहा है, दूसरा भर रहा है, तीसरा खाली कर रहा है, और नेट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, टैंक खाली हो रहा है। इसका मतलब खाली करने वाला ज्यादा ताकतवर है, तो उस खाली करने वाले में से अगर भरने वाले दोनों में घटाऊंगा तब जाकर ये फॉर्मेट आएगा। और डिटेल में जाने के लिए आपको चैप्टर में जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 18, ये 18 ये आपके सामने दिख रहा है, इसे बोलते हैं पाई चार्ट और इसे बोलते हैं बार चार्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है पाई चार्ट और बार चार्ट का। प्रश्न संख्या 18, आप देखिए यहां पर टोटल 45 6 जिले हैं, उनमें टीचर्स की संख्या दी है, परसेंटेज ऑफ टीचर्स इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो पाई चार्ट होता है that will be available either in the degree or in the percentage. If it is in the degree, that will be distributed from the 360 part. Yes or no? Degree 360 में होती है. And if it is in the percentage, then it should be total 100%, क्योंकि परसेंटेज 100 में से बनती है। तो ये 6 मिलाकर 100 पक्का होगा, 4500 है। जब हम परसेंटेज सीखते हैं तो सबसे पहले सीखते हैं कि किसी भी संख्या का 10% और किसी भी संख्या का 1% पता होना चाहिए, और ये इनमें से मेल्स हैं, ये तो टोटल है और ये मेल्स हैं। अगर मैं महिलाओं की संख्या निकालना चाहूं तो कैसे करूंगा, हालांकि इसकी ट्रिक्स बहुत है, लेकिन डीआई अगर हम बात करते हैं, जब अपन जैसे बैंक के लिए पढ़ते हैं तो डीआई कराने में मुझे करीब 30-35 क्लासेस लग जाती है, क्योंकि बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबुलेशन, बार चार्ट, मैथमेटिकल पजल्स और मिक्स क्वेश्चंस और दुनिया भर के होते हैं। तो वहां हम बहुत ट्रिक्स की बात करते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, यहां आसानी से हो सकता है। सवाल देखते हैं क्या बोलता है। जिला एफ में पुरुष शिक्षक, देखो केवल पुरुषों की बात करेगा तो ये रहे, टोटल की बात करेगा पुरुष और महिलाएं तो ये रहा, लेकिन अगर महिलाओं की बात करेगा तो टोटल में से पुरुष घटाओगे तो महिला आएंगी। तो जिला एफ में पुरुष शिक्षक, तो जिला एफ में पुरुष मुझे नजर आ रहे कितने बताइए 100, जिला एफ में कितने नजर आ रहे 100। आगे चाहे डीआई हो चाहे और कोई चीज हो, प्रश्न पढ़ने के बाद नहीं होना चाहिए, पढ़ने के साथ ही होना चाहिए। जिला सी में महिला शिक्षक, जिला सी में टोटल 28% है, और 4500 का 28% निकालना मुश्किल है, 30% होता 1350, 2% 90, तो ये हो गया 1260, लेकिन उसको महिलाओं से मतलब है, तो सी में टोटल 1260 है और सी में पुरुष है 600। 1260 में से 600 घटा दीजिए तो महिलाएं बच गई 660। आगे बोला जिला बी में महिला शिक्षक, जिला बी ये रहा 16%। 16% की अगर मैं बात करूं आपसे तो ध्यान दीजिएगा, 15% बहुत आसान है, 450 और 225, 675। अगर मैं 45 की बात करूं तो 720 नजर आता है ये, लेकिन महिलाएं चाहिए, तो बी में पुरुष कितने 400, 720 में से 400 घटाइए तो 320 बचेगा। की मिलाकर कुल संख्या कितनी, इसको मिला दो तो 1080 दिख रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें महिलाएं निकालने के लिए थोड़ा सा देखना चाहिए, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट उसको सिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। सीधा एक पार्ट में से दूसरा पार्ट भी घटाया जा सकता है। आगे देखिए जरा प्रश्न, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उसी के लिए चार्ट था, एक पेज 19वां, वो 18 था, ये 19वां, सेम प्रश्न है, सब कुछ वही है। ये जब आता है ना इस तरह का चार्ट, चाहे वो लाइन चार्ट हो, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो आपका बात करें पाई चार्ट हो, इंफॉर्मेशन कॉमन ही मिलती है क्वेश्चंस में, बार बार नहीं देखने की जरूरत,
सीधा प्रश्न पर आओ। जिला डी में महिला शिक्षकों की संख्या, जिला डी में महिला शिक्षकों की संख्या, तो जिला डी में टोटल हो गए 15%। 15% की परिभाषा क्या है? 10%, 450, उसका आधा 225, 675। तो जिला डी में पुरुष तो 100 हैं, तो महिलाएं हो गई 575, महिलाएं हो गई 575। आगे देखो, जिला ए में शिक्षकों की कुल संख्या पुरुष और महिला मिलाकर का लगभग कितना प्रतिशत है? जिला ए में 14% है। 10%, 450, 180 जोड़ लो 630, 630 यानी 575, 630 का कितना प्रतिशत है? यह ध्यान देने की बात है कि लगभग बोला गया है। मैं आपको बहुत बार जब ये सिखाता हूं, परसेंटेज जरूर पढ़ना चाहिए आपको, तो आपको लगभग देखने में, जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लगभग में देखना हो तो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला करते, हम अंदाजन बात करते हैं। तो जरा देखिए यहां पर 630 का 10% होता है 63। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, दोनों में अंतर कितना है? 30 + 25, 55 का अंतर है। यानी कि अगर यहां 630 में से 63 भी कम होता तो भी 90% होता, जबकि 630 में से केवल 55 ही कम है, तो 90 से ऊपर आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखो 70 आंसर नहीं हो सकता, 75 नहीं हो सकता, 80 नहीं हो सकता, ऑप्शन डी के अलावा मौजूद ही नहीं है। अब कुछ कहेंगे सर ये तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहां 55 है तो 91 के आसपास आएगा, एक्चुअल में 91 92 के बीच में आएगा। लेकिन जब लगभग आता है, मैंने जानबूझ के सवाल लिया इंटेंशनली आपको ये सिखाने के लिए कि लगभग जब आता है तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते एग्जामिनर से, हमें केवल क्या देखना होता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट आंसर के मोस्ट नियर है। मेरी बात समझ पा रहे? तो आंसर दीजिएगा 95। प्रश्न संख्या 20 पर आते। देखिए, राधा की वर्तमान आयु, तो ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी 25 क्वेश्चन में से 19 हो चुके हैं, 6 बाकी है, और 6 बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए है, आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। राधा की वर्तमान आयु, देखो मैं आपको इतना सलाह जरूर दूंगा, आप एक पाले में रहिए, या तो काम कीजिए या मत कीजिए। ये जो बीच वाला काम है ना कि थोड़ा किया और नहीं किया, ये समय बर्बाद करता है और फ्रस्ट्रेशन मुफ्त में देता है। फ्रस्ट्रेशन कैसे देता है? मुफ्त में देता है। ध्यान दीजिएगा, परसों का जो सेशन आने वाला है संडे का, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए है, और उसका टाइटल मैंने क्या रखा, मैं लिख कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सफलता का अचूक मंत्र। और मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, अगर आपने वो फॉलो की, सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज महारत। डिटेल में आप देख लीजिएगा, परसों ज्यादा दूर नहीं है, परसों सुबह 10 बजे। राधा की वर्तमान आयु 12 वर्ष पहले उसकी आयु के दोगुने से 3 वर्ष कम है। साथ ही राज की वर्तमान आयु राधा की आयु का अनुपात यह है। तो आपको पहले तो राधा की आयु मालूम चले तब राज की बात करेंगे अपन। तो देखो, राधा की वर्तमान आयु 12 वर्ष पहले की उसकी आयु, तो 12 वर्ष पहले आप चाहें तो दो तरह से कर सकते हैं। आप 12 वर्ष पहले राधा की आयु को x मान सकते हैं, उससे भी चल जाएगा। तो आज आप अगर 12 वर्ष पहले उसकी x थी तो आज x + 12 हो सकती है, या वर्तमान को x मान सकते हैं तो 12 वर्ष पहले वाली x - 12 हो जाएगी। दोनों में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखना कि आपने x कब माना है, क्योंकि x की वैल्यू आएगी। अगर आपने 12 वर्ष पहले को माना है तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इसने क्या कहा, राधा की वर्तमान आयु ये रही, 12 वर्ष पहले की उसकी आयु वो ये रही, 12 वर्ष पहले की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है। तो राधा की वर्तमान आयु इसकी 12 वर्ष पहले की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है। तो ये इक्वेशन बन गई। 2x - x, तो x रहने दीजिए, x - 12 = 3, x की वैल्यू 15 आ गई। आपने x कब माना था? 12 वर्ष पहले। तो 12 वर्ष पहले राधा की आयु आ गई 15 साल। तो वर्तमान में राधा की आयु कितनी हो गई बताइए? 15 + 12 27 साल। सवाल आगे क्या है, राज की वर्तमान आयु, मैंने एज के 3 सेशंस बना रखे, एज के 1 2 3, उनमें जा सकते हैं आप, बारीकियां मिल जाएंगी आपको। साथ ही राज की वर्तमान आयु और राधा की वर्तमान आयु के अनुपात 4 और 9 है।
4 और 9 किस किस का है? राज और राधा। तो राधा की वर्तमान आयु 27 है। रेशो की चाबी है, रेशो में 1 का मान निकालना। 9 का मतलब 27, तो 1 का मतलब 3, 1 का मतलब 3, तो 4 का मतलब 12, यानी राधा की वर्तमान आयु 27 है, तो राज की वर्तमान आयु 12 साल है। 12 ऑप्शन, लेकिन सावधान, सवाल क्या देखो, 5 वर्ष के बाद राज की आयु क्या होगी? 12 + 5 17 होगी। ऑप्शन कौन सा दीजिएगा? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइएगा। ए बी आपको दे रखा 3:4, बी सी दे रखा है 5:4, सी डी दे रखा है 3:5, और ए बी सी डी, अच्छा ऊपर ए बी सी डी है और नीचे ए डी है, नहीं इसको ठीक कर लो, ऊपर वाले ऑप्शन में ये हटा दीजिए, नीचे सही दे रखा है ए डी, क्योंकि ऑप्शन में 4 है ही नहीं, ऑप्शन में 2 ही है, तो ए और डी में बात कर सकते हैं, वरना चारों होने चाहिए। ए डी आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कीजिए, 3 5 15 3 45, 45 तो ये दिख रहा है 3 में, 4 16 80, 45 80 सी ऑप्शन आंसर है। रेशो एंड प्रपोर्शन आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट जरूर देखिएगा, इसको इसी तरह से देख करके ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, सी बी और डी भी निकाल सकते हैं। ए और डी निकालने के लिए क्या करते हैं? पहला पहला पहला, तो पहला कौन है? 3 5 और 3, 3 15 45, ये तो पहला ए आ गया, और आखिरी वाला क्या होता है? दूसरा दूसरा दूसरा, 16 5 80, और डिटेल में जाना है आपको, चैप्टर में जाइए, कॉन्सेप्ट आपको देगा। ऐसे ही बी और सी भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने, वह सबसे छोटी संख्या, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये पुराने टेस्ट में नहीं था, अगले टेस्ट में भी नहीं होगा। ये इतनी वैरायटीज अवेलेबल हैं, हर वैरायटी हर मॉक टेस्ट में अलग मिलेगी आपको। आज जो पाइप एंड सिस्टम किया वो पिछले में नहीं था, आज जो कंपाउंड करेंगे वो पिछले में नहीं था, आज जो डीआई किया वो पिछले में नहीं था, आज जो ज्योमेट्री अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री किया वो पिछले में नहीं था, अगले में कुछ और होगा, अगले में कुछ और होगा। और अगर ऐसे ये सिलसिला चलता और आपका रिस्पॉन्स मिला तो, क्योंकि मैं कंटिन्यू कोई भी चीज को तभी करूंगा। मैंने एडवांस मैथ्स की क्लासेस रोक दी। क्यों रोक दी मैंने क्लासेस? अरे उसमें व्यूज उतने ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा मेरी मेहनत हो रही है, बहुत ही मन से काम हो रहा है, तो मुझे लगा नहीं, स्टूडेंट्स को उसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए मेरे को रोकना पड़ा। नहीं तो मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी लिए। खैर कोई बात नहीं। इधर देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 700 में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसमें 2 ही सवाल आते, बस 2 ही। छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, क्योंकि बड़ी तो हो नहीं सकती ना। अरे बड़े में तो हम कितना भी जोड़ देंगे भाई, जैसे मान लो मैं कहूं कि 24 में बड़े से बड़ा क्या जोड़ूं कि वर्ग बन जाए। अरे 24 में 1 जोड़ने से 25 आता है, लेकिन 24 में अगर मैं 25 बने 36 भी तो बना सकता हूं 12 जोड़कर, तो बड़ी की तो लिमिट नहीं है। इसलिए 2 ही बात बनती है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ना और छोटी से छोटी संख्या घटाना। और दुनिया में इसको करने के 2 ही तरीके हैं, तीसरा तरीका कोई पैदा ही नहीं कर सकता। पहला तरीका जो लंबा तरीका है वो क्या है, जरा देखो। 700 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपको सिखा रखा है कि दाईं तरफ से जोड़ियां बनाइएगा, और अगर डेसिमल में हो तो डेसिमल के बाद की चीजें लेफ्ट से बनती है, वो वर्गमूल में जाके देख सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं? आपको चाहिए 2, क्योंकि 300 ज्यादा हो जाएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 4 आएगा। ये घटाने की साइड है, ये जोड़ने की साइड है। आगे 3 2 00, यहां पर ये 6 बार जा सकता है, 7 बार ज्यादा हो जाएगा तो 6, यहां पर भी 6 आएगा, यहां पर भी 6 आएगा, और यहां पर 50 का 6 गुना 300 होता है, 24 कम कर दीजिए तो 276 है। ये बचा कितना बताइए? 24, ये कितना होगा? 52। तो मैं बात करूं आपसे, अभी आपके पास में 24 बच रहा है, आगे कुछ जा नहीं रहा, ये 52 है, आगे कम से कम 1 तो लगाना पड़ेगा, 1 लगा नहीं सकते अपन। कहानी यहां पर समाप्त हो गई। तो एक तरीका आपको सिखा रखा है, कॉन्सेप्ट आप वर्गमूल में देख लीजिएगा। मैंने सिखा रखा है 52 में 1 जोड़ो 53, 52 में 1 जोड़ो 53, और इसमें से 24 घटा दो तो ये 29 आएगा। आंसर क्या आएगा बताइए? 29। अभी मैं लॉजिक कैसे बता सकता हूं, आप खुद ही सोचो। मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है वर्गमूल नाम के चैप्टर में, स्क्वायर रूट के नाम से, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जरा देखिए। एक बात बताइए, 26 तो आ चुका, 27 आएगा नहीं। 27 आता तो फिर यहां पर 7 आना चाहिए था, 27 आता तो यहां पर 7 से होना चाहिए था, 7 में ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये 26 पॉइंट समथिंग है। तो इसने क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 700 में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या
पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी कि ये जो आंसर है इसका सही आंसर आएगा 26 और 27 के बीच में। 26 और 27 के बीच में वर्गमूल निकालने के सारे तरीके मैंने सिखा रखे। तो आप क्या जोड़ें कि भाई क्या घटाएं तो वो होगा 26 बनाने के लिए, और क्या जोड़े तो वो होगा 27 बनाने के लिए। 27 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे तो 27 का आपको याद होना चाहिए 729, लेकिन फिर भी ये 7 कितना बताइए 49। 4 की बात करें 14, 28, 32, 3, 7, 729 होता है। ये मल्टीप्लाई के तरीके भी मैंने सिखा रखे हैं। 7 7 49, 4 कैरी है, ये 14, 28, 32, 3 और ये 7, 729 होना चाहिए, और ये 700 था तो 29 जोड़ना चाहिए। वो छोटी से छोटी संख्या जिसको जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। बनाने को तो हम ये 28 का भी वर्ग बना सकते हैं, 30 का भी बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा प्रश्न ऐसे नहीं आते कि बड़ी से बड़ी जोड़ो, प्रश्न आते हैं छोटी से छोटी जोड़ो और छोटी से छोटी घटाओ। दोनों केस में बात करेंगे। अब समझिए, अगर मैं छोटी बात करता तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करता, ये 6 कितना है बताइए 36, 3 12 24 27 और 3 है तो 703 700 नहीं 676 सॉरी। अगर कुछ देखो 6 6 36 3 12 24 27, लेकिन 2 ही कैरी था, गलती से 3 ले लिया मैंने, तो 676 है। तो आपको कितना घटाना चाहिए 24, वो तो यहां पर मिल जाता है हमारे को। 24 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, वो घटाना चाहिए, लेकिन आंसर तो 26 और किसके बीच में, 27 के बीच में है। प्रश्न संख्या आइए 23। 9 + 7 16 आंसर है, 16 इज द आंसर, ए ऑप्शन। ये बच्चों जैसा सवाल है। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक्स आता है जो मैंने सिखा रखा है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। आप एक बार सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं बात करूं √9 - √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा √9 - 7 का होल स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, और ये प्लस माइनस a + b a - b a² - b² होगा। तो 9 - 7 कितना होगा 2, और ये ऊपर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहां पर √9 + √7 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा बताइए 2, और ऊपर ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। जब इसका स्क्वायर बनेगा तो a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। तो आप सोचकर देखो क्या होगा यहां पर जो -2ab और जो +2ab वो तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या केवल a² + b², यानी 9 + 7 16 यहां बच जाएगा। 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और यहां पर भी 16 + 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। 8 और 8 16 आ जाएगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे मैंने बोला था देखते ही 16 आप भी देखेंगे, लेकिन आपकी कोशिश है एक बार आपको इसको ढंग से करके देखना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट a - b का होल स्क्वायर होगा, a² + b² - 2ab, और यहां पर a² + b² + 2ab, +2ab - 2ab कट जाएगा, तो बचेगा केवल a² + b², और यहां पर भी बचेगा a² + b², तो यहां पर बचेगा 16, यहां पर भी 16, लेकिन नीचे 2 2 भी तो बचा हुआ है, तो वो कट के 8 8 रह गया, और 8 + 8 कितना हो गया 16 हमारा क्या बताइए आंसर है। 24 में आते हैं, 24 नंबर प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। 10,000 रुपए 9 वर्षों में 15,000 हो जाते तो 27 वर्षों में बताइए 3 गुना हो रहा है। 10 का 15 हुआ, 15 का 22.5 होगा। देखो 10,000 रुपया 22.5 और 22.5 में 11,250 जोड़ दीजिए तो बात करूं 33,250 आंसर है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, देखो 10,000 रुपया जो है वो 9 साल लेता है और 15,000 हो जाता है, यानी कि 9 इयर्स के अंदर कंपाउंड है ये, 9 इयर्स में आधा जुड़ जाता है। तो अब ये 15,000 रुपया आधा जुड़ करके 22,500 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 22,500, और 9 साल में, और 9 साल लेंगे तो इसका आधा 11,250 हो जाएगा, 33,750, 33,250 गलती से लगा दिया, ये नहीं सॉरी, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। थोड़ी भी अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हर 9 साल में क्या हो रहा है, ये कंपाउंड है, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अगेन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट चैप्टर्स। इसमें जो ट्रिक्स हो सकती हैं आई एक्सप्लेन इन द सेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हर 9 साल में 10,000 का 15,000 हो गया। टर्म देखो क्या हो गया, आधा बढ़ गया, तो 10 का 15 हुआ, 15 का आधा 7.5 22.5 होगा। अब 22.5 का आधा, 22.5 का आधा हुआ 11,250, वो जोड़ दो। तो अब ये अच्छा 27 साल हो गए, 9 9 9 और 9 साल लगाऊंगा तो 33,750 का आधा जुड़ जाएगा, और ये आधा 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 जुड़ता ही चला जाएगा। तो आंसर क्या दीजिएगा, सी ऑप्शन। और अब आज का आखिरी प्रश्न,
किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है, ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो नीचे ले लीजिए, पाई रह जाएगा। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात √22 और √7 रेशो में डी आंसर आ जाएगा। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है। किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों एक समान है। रेशो किसमें चाहिए? वर्ग की भुजा यानी ए और वृत्त की त्रिज्या मतलब आर, इसमें चाहिए। तो अगर रेशो चाहिए तो कैसे निकालूं? इन्हीं में तो चाहिए उसको, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर। क्या बचा? पाई। पाई मतलब 22/7। आपको रेशो स्क्वायर में नहीं, ए और आर का चाहिए केवल। तो इसको ए और आर निकालने के लिए मुझे रूट चाहिए ना इसका। तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? √22 और रूट क्या बताइए? 7। ये आंसर मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आपको जो करना चाहिए वो आपको करना ही चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ ही हैं। खूब अच्छे से मेहनत करो और मेहनत इस तरह से करो कि सक्सेस मिलनी चाहिए। आधा अधूरा प्रयास वो मजा नहीं आता। वन साइड हो जाओ, या तो छोड़ दो कुछ और कर लो, और करना है तो फिर ऐसा करो कि मैंने अक्सर क्लासेस में कहता हूं ना कि एक बार किसी एग्जाम को टॉप करने का सपना देखना चाहिए, और सपना वैसा जो हवा में ना हो, उसके लिए मेहनत की जाए। चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।